दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा दोस्तों 379 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप लेते हैं तो पूरे 11,370 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए काफी लंबी श्रृंखला चली है, तभी तो हम लोग 11,000 सवाल तक पहुंच पाए। आपकी हमेशा की इच्छा होती है ना कि सर कोई भी विषय पढ़िए तो सीक्वेंस में और शुरू से पढ़ाया जाए। तो दोस्तों मैंने शुरू से ही पढ़ाया है। एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 5 बड़े विषय को समाप्त करके हम अपने छठे विषय पर आ चुके हैं जिसका नाम है इंडियन ज्योग्राफी। 331 नंबर से दोस्तों ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। एक एक टॉपिक को बहुत ही ढंग से हम लोग पढ़ा जा रहा है। हर एक टॉपिक के सवाल देखे जा रहे हैं कि कैसे कैसे सवाल परीक्षा में बनते हैं। देखिए आप चाहे ऑनलाइन पढ़ें चाहे ऑफलाइन पढ़ें, लेकिन आपको इन सवालों का जवाब पता होना चाहिए। अगर आप जवाब देने में असमर्थ हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि आप इस टॉपिक को नहीं पढ़े हुए हैं। परीक्षा में सवाल बनेगा तो आप कतई जवाब नहीं दे पाएंगे। कैसे जवाब देंगे? जब आपने आज जवाब नहीं दे पाया तो आप एग्जाम टाइम में तो प्रेशर होता है, वहां पे कैसे आप जवाब दे पाएंगे? ठीक है। और यहां बहुत सारे सवाल भी आपको दिख रहे होंगे। हमारा जो चैप्टर है ये उष्णकटिबंधीय वन से संबंधित है। इसी के तहत हम पर्णपाती वन, कांटेदार वन, सदाबहार वन और पर्वतीय वनों के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी से संबंधित तमाम सवालों को देखा जाएगा और इस चैप्टर को हम लोग क्लोज किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए आज के चैप्टर को ध्यान दीजिएगा। स्टडी 91 का जो कोर्स है वो एक नए प्लेटफॉर्म पर चला गया जिसका नाम है स्टडी 91 ऑफिशियल। ठीक है, तो आप जल्दी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहां से आप दोस्तों ढेर सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको ढेर सारे कोर्सेज भी नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इन सारे कोर्सेज को आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हो या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए स्पेशल कोर्सेज दिए गए हैं। आप इसके माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सवाल दे रहा दोस्तों पहला, मान लीजिए ऐसा ही सवाल एग्जाम में आएगा, मान के चलो। ठीक है, बस वहां 4 ऑप्शन होंगे, हमारे यहां कोई ऑप्शन नहीं मिलता, इतना ही अंतर है। मैं सीधे सीधे सवाल देता हूं और उसका जवाब आपको बताता हूं। जवाब के इर्द गिर्द के जो सवाल बन सकते हैं, जो मेरे दिमाग में रहते हैं, मैं उनका भी जवाब आपको देते चलता हूं। तो सवाल यह है कि भारत में किस प्रकार के वन जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अभी तक दोस्तों आपने ये पढ़ा था कि भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है। ठीक है, सर्वाधिक वन किस राज्य में? दोस्तों अगर हम राज्य वाइज देखें तो ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी जहां क्षेत्रफल बहुत ज्यादा हो तो याद रखिएगा वनों का प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ठीक है, सबसे ज्यादा वन कहां पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ऐसे वनाच्छादन में देखेंगे तो मिजोरम वगैरह का नाम टॉप पे आता है, क्योंकि वहां पे 95% से ज्यादा दोस्तों वनाच्छादन है। वो एक अलग मामला हो जाता है। आपसे पूछ रहा दोस्तों कि कौन से टाइप का वन दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय वन। परीक्षा में यही आपको ऑप्शन मिलेगा। आप 4 ऑप्शन में से यही ऑप्शन आप ढूंढिएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन, ये ऑप्शन आपको पक्का मिलेगा। हो सकता है कि ऑप्शन आपको ना मिले तो इसके जगह पे एक और ऑप्शन मिलेगा, उष्णार्द्र पतझड़ वन। क्या मिल सकता है? या तो ये ऑप्शन मिलेगा या तो दूसरा ऑप्शन क्या मिलेगा? याद रखेगा उष्ण आर्द्र। इसी को सम्मिलित रूप से दोस्तों क्या कहा जाता है? इसी को सम्मिलित रूप से कहा जाता है उष्णार्द्र। क्या कहा जाता है? उष्णार्द्र। ठीक है, तो ये शब्द भी आप याद रखिएगा, उष्णार्द्र पतझड़ वन, ये भी कह सकता है। ठीक है, तो परीक्षा में चाहे आपको उष्णकटिबंधीय वन मिलेगा या अगर और डिटेल में पूछेगा तो ये वाला ऑप्शन भी आपको मिल सकता है, उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है, इससे ज्यादा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखिए, कम से कम इस सवाल का इतना जवाब तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय, बहुत ध्यान से पढ़िए, भारत में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वनों का प्रतिशत कितना है? दोस्तों आपको तो पता होगा, भारत एक ऐसे पृथ्वी पर एक ऐसे स्थान पर स्थित है जहां पर दोनों प्रकार के वनों की विशेषता पाई जाती हैं। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, 250 से ज्यादा देश हैं, कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें इस तरह की विशेषताएं मिले। यानी जो उष्णकटिबंधीय वन यानी ये गर्म प्रदेशों का वन है, शीतोष्णकटिबंधीय वन ये शीत प्रदेश में पाए जाने वाले हैं, लेकिन ये एकदम से शीत में नहीं। शीत होता तो शीत कटिबंध हो जाता, यहां शीतोष्ण लिखा है, मतलब शीत और उष्ण
उष्ण, यानी दोनों जहां पर आते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा सबसे ज्यादा वन तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन है। कितना है दोस्तों? तो 93% दोस्तों क्या पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वन है। और शीतोष्ण कटिबंधीय, ये जब हिमालय पे जाएंगे तब दोस्तों वही मिलता है आपको शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तो बचा क्या? टोटल परसेंटेज तो 100 ही बनाना है, ठीक है। तो 93% दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं और 7% जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। करा किन वनों को मानसून वन भी कहा जाता है? बहुत आराम से पढ़िए और जवाब दीजिए। किन वनों को मानसून वन भी कहा जाता है? ठीक है, मानसून वन, ठीक है। मानसून वन इसे क्यों नाम दे दिया गया? क्योंकि दोस्तों इसका अब ये नाम भी आके इसमें जुड़ा होगा। आप कई बार पढ़ते उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, क्या पढ़ते हैं? या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, क्या पढ़ते हैं? ध्यान से पढ़िएगा। या तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन बोल दिया जाता है, मानसूनी वन बोल दिया जाता है, मानसूनी वन, या तो क्या बोल दिया जाता है दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन क्या है दोस्तों? पर्णपाती वन, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। ये मानसूनी वन कहते किसे हैं? तो जो पर्णपाती वन है इसी को मानसूनी वन कहा जाता है, या फिर मानसूनी वन लिख देगा तब तो आप आराम से पहचान ही जाएंगे, ठीक है। तो दोनों ही केस में दोस्तों ये दोनों बातों को याद रखिएगा। जहां पे मैं 2-2, 3-3 ऑप्शन लिखता हूं समझा करिए। मुझे नहीं पता कि आपका एग्जामिनर आपसे क्या पूछने वाला है, लेकिन वह ऐसा ही कोई ऑप्शन जरूर बनाएगा ताकि आप जो है जवाब दे पाए। जो सही है वो तो उत्तर देना पड़ेगा उसे ना। आगे बढ़िए। करा जल उपलब्धता के आधार पर, जल की उपलब्धता के आधार पर, यानी बेस आपको यह रखना है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को किन वनों में विभाजित किया जाता है? अभी आपने पढ़ा दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं, ठीक है, इसी को हमने रखा था दोस्तों मानसूनी वन के अंतर्गत, ठीक है, मानसूनी वन, ठीक है। पीछे दिया था ना मानसूनी वन क्या है, तो हमने कहा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को ही मानसूनी वन कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा ये। लेकिन अभी दोस्तों आपसे इसका विभाजन पूछ रहा है। जब कभी इसका विभाजन पूछेगा तब आप बताएगा 2 भागों में बढ़ जाता है, एक आर्द्र और एक शुष्क, ठीक है। तो जब इसका विभाजन करना हो आपको, अभी इसका विभाजन पूछ रहा है, तो इसका विभाजन दोस्तों 2 भागों में होता है। एक तो दोस्तों आर्द्र हो जाएगा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं आर्द्र, और दूसरा क्या हो जाएगा? शुष्क। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। कोई दिक्कत आपको? ये जो पर्णपाती वन होता है, जो मानसूनी वन होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं, या तो आर्द्र वाला होगा या तो शुष्क वाला होगा, ठीक है। पुनः 2 भागों में बटे हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अब दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, वहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं। मैं वो सवाल दिखाता हूं तब आपको समझ आ जाएगा। करा जो उत्तर पूर्वी राज्य है, यानी पूर्वोत्तर वाले राज्य, वही आपके अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, ये वाला जो बेल्ट है, करा उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपद मतलब क्या हो जाता है? गिरी माने होता है पर्वत, पद माने होता है पैर। तो जो तराई क्षेत्र जहां से स्टार्ट होता है, ये हिमालय का जो सबसे निचला हिस्सा या शिवालिक हिमालय जिसे आप कहते हैं उसकी बात कर रहा है। इसके अलावा पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है, ठीक है, और उड़ीसा दोस्तों ये क्या है? ये समुद्र तटीय राज्य है। क्या दोस्तों? यह समुद्र तटीय राज्य है, ठीक है। करा इनमें, इन सभी स्थानों पर दोस्तों किस प्रकार का वन उगता है? देखिए इसी में से उगेगा, या तो आर्द्र होगा या तो शुष्क होगा। अच्छा एक बात बताओ, समुद्र के किनारे पूछ रहे हो कैसा वन होगा? क्या शुष्क हो सकता है? सर सवाल ही नहीं बनता। जब समुद्र के किनारे है तो नमी मिलेगा, बोलो सर। एक तो मान गया, चलो उड़ीसा समुद्र के किनारे, उसको नमी मिल जाएगा। भाई पश्चिमी घाट को कैसे नमी मिलेगा? क्यों? पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहते हैं, और पश्चिमी घाट जो है यह भारत के पश्चिमी हिस्से में क्या अरब सागर के बगल में नहीं है? हाँ सर, ये भी अरब सागर के बगल में, तो इसको भी तो नमी मिलेगा। सर ये हिमालय का जो गिरिपाद लिखा है, अरे भाई तराई बेल्ट है, खूब वर्षा होती है, ठीक है, इसको भी मिलेगा। अब पूर्वोत्तर तो वर्षा की खान है, पूर्वोत्तर में तो बहुत वर्षा होती है, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों आप क्या करेंगे, इन्हीं 2 में से जो आप एक आर्द्र और एक शुष्क पढ़े हैं, तो इसमें से कौन सा वाला वैरायटी आगे बढ़ेगा? ये जो आर्द्र पर्णपाती वन पढ़े हैं, ये यही उदाहरण हो जाएगा यहां पर, ठीक है। आर्द्र
पर्णपाती वन। अब तो इतना समझ में आ गया होगा कि शुष्क वाला कहां मिलेगा। शुष्क सर वहां मिलेगा जहां वर्षा कम होती होगी। एक लाइन की बात अगर साफ शुद्ध बोले, जहां वर्षा कम होती होगी वहां शुष्क मिलेगा, जहां वर्षा ज्यादा होती है वहां आर्द्र पर्णपाती वन मिल रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि एकदम से वर्षा नहीं हो, अरे एकदम से वर्षा वाला नहीं होगा तब तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, वहां कांटेदार वन मिलते हैं, तब तो वो दिनों से एकदम इनसे एकदम भिन्न में चले जाएंगे। हम मानसूनी वन में पढ़ रहे हैं, अंतर सिर्फ इतना है, बहुत ज्यादा वर्षा कम वर्षा, ऐसा नहीं कि वर्षा नहीं हो रही। ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, करा सागौन हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, हर्रा हो गया, महुआ हो गया, आंवला हो गया, सेमल हो गया, कुसुम हो गया, चंदय हो गया, मलमाला चंदन का वृक्ष। ठीक है, ये सब दोस्तों कहां पाए जाते हैं? ये सब आर्द्र वाले में पाए जाएंगे। ठीक है, ये सब जो है ये कहां पाया जाएगा दोस्तों? ये आर्द्र पर्णपाती वन के उदाहरण है। ठीक है, इन सब की अवस्थिति कहां होती है? आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत दोस्तों ये पाए जाते हैं, शुष्क वाले में नहीं। शुष्क में कहां चंदन मिलेगा आपको, शुष्क में कहां शीशम मिलेगा, कुसुम मिलेगा, महुआ हर्रा मिलेगा। ठीक है, आइए दिखाता हूं शुष्क में क्या क्या है। करा कौन से वन आर्द्र क्षेत्रों की ओर, आर्द्र क्षेत्रों की ओर आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में जाकर मिल जाते। करा वो कौन से टाइप के वन हैं जो आर्द्र वाले में आर्द्र पर्णपाती के साथ रहते हैं और उधर जाने पे दोस्तों कांटेदार वाले में चले जाते हैं। ये दोनों के बीच में है। ठीक है, ऐसे समझिए। ठीक है, ये आर्द्र यानी बहुत ज्यादा वर्षा, ठीक है, ज्यादा वर्षा, ये ज्यादा वर्षा वाला जहां क्षेत्र होता है दोस्तों वहां आर्द्र वन पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है दोस्तों, इधर समझिए। ठीक है, न्यून मतलब बिना वर्षा, आप कह सकते हैं बिना वर्षा या बहुत कम, अत्यंत कम जो वर्षा वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, वर्षा अत्यंत कम, तो यहां क्या हो जाता है दोस्तों, यहां कांटेदार है। ठीक है, ये कांटेदार वन मिलते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में, इधर और इधर, इन दोनों के बीच में क्या मिलता है दोस्तों? इन दोनों के बीच में शुष्क पर्णपाती मिलता है। क्या मिलता है? शुष्क पर्णपाती वन मिलता है। समझ रहे हैं ना? बहुत ज्यादा वर्षा, एकदम वर्षा नहीं, इन दोनों के बीच में शुष्क पर्णपाती वन है। यही आपसे पूछ रहा है। सवाल पढ़ेंगे ना तो माथा ठनक जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या पूछ रहा है। मेरे उत्तर बताने के बाद अब सवाल पढ़िए, ऐसे चुटकी में समझ में आएगा। सुनो क्या लिखा है। करा कौन सा वाला वन आर्द्र क्षेत्रों की ओर, यानी जब इस तरफ बढ़ेंगे तो आर्द्र पर्णपाती में चले जाएंगे। हां सर सही है, इस तरफ गए तो आर्द्र पर्णपाती में, और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार, अगर इससे आगे बढ़ोगे तो एक कांटेदार वनों में मिल जाते। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यही आपका जवाब हो जाएगा, शुष्क पर्णपाती वन। यही इसकी विशेषता है। आ गई बात समझ में? ऐसे पढ़िए, तब दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। करा तेंदु हो गया, तेंदु के पत्ते का नाम सुना है ना? तेंदु हो गया, पलास हो गया, पलास को दोस्तों जंगल की आग कहा जाता है। पलास को क्या कहा जाता है? पलास को जंगल की आग कहा जाता है। ठीक है, तेंदु के पत्ते वगैरह से सुरती वगैरह बनती है। अमलतास हो गया, बेल खैर हो गया, एक्सेलविड हो गया, ये दोस्तों कहां पाया जाता है? तो ये दोस्तों शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? यह शुष्क पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी पत्तियों को देख करके भी दोस्तों आपको लग जाएगा कि पत्तियां बड़ी भी होती हैं, उनमें नमी की कमी होती है। ठीक है, तो ये सब की खासियत है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन मैंने लिखी दी, ऑप्शन तो कोई है नहीं फिलहाल। ठीक है, आगे बढ़िए। करा भारत में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अभी आपसे पर्णपाती बोल रहा था, देखिए पर्णपाती या पतझड़ एक ही शब्द है। ठीक है, पर्ण माने पत्ता, पाती माने झड़ जाना। ठीक है, चाहे पर्णपाती कह दे चाहे पतझड़ कह दे, परेशान नहीं होना आपको। करा भारत में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और क्यों आर्द्र कहा? क्योंकि हमने क्या किया था दोस्तों, हमने उष्ण कटिबंधी को दो भागों में बांट दिया था, या तो आर्द्र पर्णपाती होगा या तो शुष्क पर्णपाती होगा। यही बांटा था ना, आर्द्र और शुष्क, तो उसी में से आर्द्र वाले की बात कर रहा है। करा भारत में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? ठीक है, तो याद रखेगा आर्द्र वाला जो है ये लगभग में लिख ले रहा हूं। ठीक है, लगभग में, इतना आंकड़ा याद नहीं रहता है, लगभग 23 मिलियन हेक्टेयर। कितना दोस्तों? 23 मिलियन हेक्टेयर के क्षेत्र में दोस्तों ये फैला हुआ है। ठीक है, लगभग 23 मिलियन।
और जो दूसरा शुष्क वाला है वो ज्यादा फैला हुआ है, क्योंकि तटीय क्षेत्र बहुत ज्यादा तो है नहीं, लिमिटेड है ना। बाकी मध्य भारत में देखेंगे तो सब शुष्क वाले ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये 23 है, वो 29, 30 के आसपास इसे याद रखिए, इसे 23 के आसपास याद रखिए, ठीक है। और बाकी आपको मैंने क्या बताया, आर्द्र है, इसका मतलब बहुत ज्यादा वर्षा जहां होती है वहां पर। और वर्षा दोस्तों कितनी होती है यहां पर, तो बता दूं आपको, मोटी मोटा याद रखिए 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास जो वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर। भारत में औसत वर्षा वो 115 से लेकर 125 के बीच का आंकड़ा है, कहीं 115, कहीं 118, कहीं 119, कहीं 122, कहीं 124। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग गूगल करेंगे तो इतने आंकड़े मिलेंगे। सबका रेंज याद रखिए 115 से लेकर 125 के बीच में है औसत वर्षा, ठीक है। तो यहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी औसत से ज्यादा पहुंच गए ना भाई। 100 के 115 तो 100 से नजदीक है, लेकिन 200 कितना दूर है, यानी खूब वर्षा जहां होती वहां पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, या आर्द्र पतझड़ वन जो है पाए जाते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना। आगे बढ़िए। करा भारत में उष्ण शुष्क पतझड़ वन, ध्यान से पढ़िए दोस्तों, शुष्क पतझड़ वन ये कितने क्षेत्रफल फैला हुआ दोस्तों, तो मैंने ये भी आपको पीछे बताया कि फैला है लगभग 29 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर। कितना दोस्तों, 29 मिलियन, और जो आंकड़ा है दोस्तों ये हेक्टेयर में है, ठीक है। 29 मिलियन हेक्टेयर में दोस्तों ये फैला हुआ है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और ये कहां पर दोस्तों, तो याद रखेगा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, ठीक है। कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। खास करके जो इनका विस्तार है ये 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांश पर इस तरह के वनों की दोस्तों बहुलता देखने को मिलती है। तो यह एक आंकड़ा है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। 10 से 25 डिग्री के आसपास में इसकी बहुलता है। करा किन वनों में, किस प्रकार के वन में पाए जाने वाले वृक्षों की छाल क्या होती है दोस्तों, मोटी होती है, तथा पत्तियों के साथ कांटे भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब कांटा लिख दिया तो सिंपल सी बात है, कांटेदार वन होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, कांटा लिख दिया तो यहां पर जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो कांटेदार वन हो गया, कांटेदार वन या कंटीला वन, ठीक है। कंटीला वन ऐसे ही कुछ ऑप्शन देगा, कंटीला वन ऐसे ही कोई ऑप्शन देगा परीक्षा में, ठीक है। और पत्तियां मोटी क्यों हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों नमी रहती नहीं वायुमंडल में, ठीक है। तो पत्तियां मोटी नहीं होंगी तो वृक्ष जल्दी सूख जाएगा। नागफनी फनी देखिए कितनी इतनी मोटी मोटी पत्ती, ठीक है, और उस पर भी दोस्तों कांटा निकला होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे समझिए और याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़िए। करा दक्षिण पश्चिमी पंजाब हो गया, दक्षिण पश्चिमी पंजाब का, देखिए दक्षिण पश्चिम में जाएंगे तो वही मरुस्थल साइड चले जाएंगे, या फिर हरियाणा भी दोस्तों राजस्थान से सटा हुआ, राजस्थान तो ही है, गुजरात में कच्छ का रण वगैरह होगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ अर्ध शुष्क क्षेत्र में खास करके किस प्रकार के वन पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन क्या पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। अगर आप इन बेल्ट की बात करते हैं, खास करके याद रखें मरुस्थल के आसपास का जो क्षेत्र होगा वहां कांटेदार वन दोस्तों विकसित होते हैं, या जहां पर ऊसर भूमि होती वहां पर भी दोस्तों कुछ कांटेदार वनों को देखने को मिलता है। करा किन वनों में कई प्रकार की घास और झाड़ियां भी देखने को मिलती है। देखिए वृक्ष नहीं हो पाता है, जब आप मरुस्थलीय क्षेत्रों में जाएंगे तो वृक्ष नहीं मिलेंगे आपको, घास झाड़ियां ज्यादा मिलेंगी, और ये घास झाड़ियों को कम जल की आवश्यकता होती है। तो ये किसकी बात करा दोस्तों, किस प्रकार के वन की बात करा, यहां भी आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहां भी आपका जवाब हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। क्या हो जाएगा दोस्तों, कांटेदार वन। देखिए सवाल अलग अलग है, जवाब एक जैसा है, ठीक है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं, आपको बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं, इससे ज्यादा आसान भाषा में आपको कोई नहीं समझा सकता। आगे बढ़िए। करा किन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष क्या रहते दोस्तों, पर्ण रहित रहते। पर्ण रहित मतलब बिना पत्तों के, ठीक है। पर्ण रहित का मतलब क्या दोस्तों, बिना पत्तों के, यानी इस पे पत्ते रहते नहीं, और लिख रहा दोस्तों पूरे वर्ष भर, पूरे सालों साल उस पे पत्ता ही नहीं रहता है, और झाड़ियां भी धीरे धीरे उस पर उगने लगती है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, पुनः आपका जवाब क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, ये आपका जवाब हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं ना।
आराम आराम से सीखिए, आराम आराम समझिए, सब आएगा समझ में। अगला सवाल दे रहा है कि उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष कौन है। सर 2-4 वृक्षों के नाम बताइए। तो आइए बताता हूं। सबसे बढ़िया आप नाम याद रखिए, खेजड़ी। ठीक है, खेजड़ी। जी हां दोस्तों, सबसे ज्यादा मरुस्थलीय क्षेत्रों में खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बेर पाया जाता है, इसके अलावा दोस्तों खजूर पाया जाता है, इसके अलावा दोस्तों नागफनी के पौधे देखने को मिलता है, इसके अलावा दोस्तों बबूल देखने को मिलता है। बबूल तो मान लीजिए हमारे आपके आसपास भी मिल जाता है, लेकिन बबूल खास करके कांटेदार वृक्षों में इसकी गिनती की जाती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों खैर लिखा हो, खैर मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। ये उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों में पाए जाने वाले वृक्षों का नाम मैं ले रहा हूं, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। कोई दिक्कत आपको? सब समझ में आ रहा है ना? आराम आराम से पढ़िए दोस्तों। इसी तरह से जितना मेहनत से मैं आज पढ़ा रहा हूं, इतना ही मेहनत और इतनी ही शिद्दत, इतने ही लगन से दोस्तों मैं पीछे के सभी वीडियोज बनाए हूं। आज ना आप 379 पे आए हैं। पूरा लेक्चर सीरीज दोस्तों मैंने फ्री रखा है। इतना क्वालिटी, इतना मेहनत के साथ आपको पूरे YouTube पर कहीं भी फ्री क्लास नहीं मिलेगा, चाहे आप जहां पढ़ लो। ठीक है, इतना क्वालिटी, इतने कम समय में क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप विजिट कीजिए हमारे इस YouTube चैनल पर, स्टडी 91 पर। आपको दोस्तों वीडियोज मिल जाएंगे। कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो गया, मिडावल मैंने पढ़ा दिया, मॉडर्न पढ़ा दिया, इंडियन पॉलिटी पढ़ा दिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये 5 विषय समाप्त हो गए हैं। अभी जो चल रहा है, रनिंग है, वह दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी। बहुत जल्द ये भी समाप्त हो जाएगा। आप देखो ना, 331 नंबर से हम लोग पढ़ना शुरू किए थे और दोस्तों आज हम 379 पे आ चुके हैं। मतलब आप समझ लो कि 379 के आप 380 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप 50 से 30 इधर हो गया और 20 उधर हो गया। 50 लेक्चर हमारे होने वाले हैं। ठीक है, आज हमारा 49वां लेक्चर अगर इस हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा कौन सा लेक्चर है? 49 नंबर का लेक्चर है। अब जल्दी से 50 हो जाएगा। मैंने पूरे 100 लेक्चर में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया, तो बार बार आपको समझा रहा हूं कि आप आइए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा। आप जान ही नहीं पाओगे कि कब कौन सी क्लास मिलती है हमें। ठीक है, कई बार मन में आता है कि सर इसका PDF मिल जाता है। PDF अवेलेबल है। अभी मैं लास्ट में आप वीडियो देखना, मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको PDF प्राप्त करना है पूरी क्लास का। आप यहां से 1 नंबर से लेकर पूरा आपको PDF मिल जाएगा। घबराइए मत, हम हैं ना, दे रहे हैं आपको सब कुछ ना, परेशान नहीं होना है, बस पढ़ते चलना है सीक्वेंस में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या दे रहा है दोस्तों? कह रहा पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, ठीक है, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की पहाड़ियों पर और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह यहां पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये तो खूब वर्षा वाला क्षेत्र है, चारों तरफ से समुद्र, अंडमान निकोबार, बीच में सोचो कितना बारिश होता होगा। यहां सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहां किस क्वालिटी का वन मिलता है तो याद रख। अब पूर्वोत्तर भारत भी बोल दिया, अब पश्चिमी घाट पे तो आप जान ही रहे हैं कि जैसे मानसून आता है पहले यहीं बरस जाता है। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों इसे भी याद रखेगा। तो आप कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्या पाया जाता है दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार क्यों कहा गया दोस्तों? सदाबहार इसलिए कहा गया कि हमेशा यहां हरियाली होती, कभी ऐसा समय आएगा ही नहीं जब वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा दें, क्योंकि एक गिराएगा दूसरे में रहेगा, दूसरा गिराएगा तीसरे में रहेगा। ठीक है, तो आपको हमेशा हरियाली दिखने वाली है, इसलिए दोस्तों इसे सदाबहार नाम दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। कह उन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में, उष्ण मतलब क्या हो गया? गर्म। ठीक है, क्या हो गया दोस्तों? उष्ण यानी गर्म। आर्द्र मतलब ऐसा प्रदेश जो नमी वाले हैं। नमी वाले कहां होंगे? जाहिर सी बात है समुद्र के किनारे होंगे। कर उन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में कौन से वन पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से ज्यादा होती? बाप रे बाप, औसत वर्षा तो दोस्तों आप जान रहे हैं भारत में 115 से 125 के बीच में, और यहां वर्षा क्या बता रहा है? कर 250 सेंटीमीटर से ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा वर्षा होती है। हमने पीछे पढ़ा 100 से 200 सेंटीमीटर अगर वर्षा होती है तो वहां उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, लेकिन यहां तो 250 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। और औसत वार्षिक तापमान कितना दोस्तों? औसत टेम्परेचर जो है वो भी 25 से लेकर 27 डिग्री के आसपास है, यानी खूब वर्षा हो रहा है। तो सिंपल सी बात है सदाबहार वन। ठीक है, बहुत ज्यादा वर्षा हुआ तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सदाबहार वन वहां मिलेंगे। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, लेकिन स्पेशली ये केवल उसी जगह पाए जाएंगे जहां टेम्परेचर 25 यानी ठंडा माहौल है। वर्षा इंपॉर्टेंट दोस्तों, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा, 250-300 सेंटीमीटर के आसपास अगर वर्षा हो रही है तो समझ जाओ सदाबहार वन वाले वो क्षेत्र हैं। आगे देखिए, करा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में
पाए जाने वाले मुख्य, अगर इतनी बारिश हो तो वहां पे किस टाइप के जो दोस्तों वृक्ष पाए जाएंगे ये बताइए। आइए मैं बताता हूं। आपने रोजवुड का नाम सुना है? सुना है सर, ठीक है। आपने महोगनी का नाम सुना है कि नहीं, पहले बताइए, ठीक है। महोगनी। आपने चंदन, सर चंदन को तो आपने बताया था कि चंदन जो है आर्द्र पर्णपाती वन में पाए, वहां भी होता है और यहां भी होता है, ठीक है, क्योंकि इसको बारिश खूब चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नारियल वगैरह जो आप देखते हैं, नारियल, ठीक है, नारियल आप कभी गोवा चले जाइए, कर्नाटक, केरल चले जाइए, आपको खूब नारियल मिलेगा। वो इसीलिए होता है क्योंकि वहां खूब वर्षा होती है, तो नारियल के लिए दोस्तों बहुत जरूरी होता है। और एक आध लिख लीजिए आबनूस, क्या लिख लीजिए? आबनूस, ठीक है। और ऐसे तो बांस उसको भी जरूरी, बांस भी लिख सकते हैं क्या? बांस, बांस लिख लीजिए दोस्तों। बंबू, बांस को क्या बोलते हैं? बांस को बंबू बोलते हैं। आपको नहीं पता होगा लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो बांस होता है इसके लिए भी दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ही दोस्तों बांस के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। हमारे आपके यहां बंसवारी होती है, खास करके जो बंसवारी होती है आप केयर करिए, वो हमेशा पोखरे के आसपास होती है, ठीक है। ऐसे कहीं बंसवारी नहीं मिलेगा, जहां बंसवारी होगा वहां आसपास पोखरा जरूर होगा। अच्छा सर, आज जाके समझ में आया कि बंसवारी के पास पोखरा क्यों होता है, ठीक है। चलिए अलग बात है, लेट आया, समझ में आया ना, समझ में। आगे देखिए, करा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अपेक्षाकृत, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में, जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, इससे कम वर्षा हो, ठीक है, कौन से वन पाए जाते हैं? कर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले जो स्थान है यहां पर। अब देखिए इन दोनों के बीच में समझिए, देखिए दो चीजें मैं बताऊं। एक तरफ आपने पढ़ा दोस्तों, इधर मान लीजिए पढ़ा सदाबहार, क्या पढ़ा? सदाबहार। तो सदाबहार में पढ़ा दोस्तों कि यहां 250 प्लस सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। और पीछे दोस्तों आपने पढ़ा, पीछे क्या पढ़ा दोस्तों? 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर। यहां पर आपने पढ़ लिया आर्द्र पर्णपाती, यही पढ़ा था ना, आर्द्र पर्णपाती। अभी जिसकी बात कर रहा है वो इन दोनों के बीच की बात कर रहा है कि आर्द्र पर्णपाती और सदाबहार के बीच में दोस्तों एक कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, इसे कहते हैं अर्ध सदाबहार। क्या कहते हैं? अर्ध सदाबहार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? अर्ध सदाबहार। क्योंकि यहां लिखना चाहिए इसे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार क्षेत्र। यहां क्या लिखना चाहिए? एक शब्द यहां कम है लिखा, सदाबहार क्षेत्रों के अपेक्षाकृत थोड़ा कम वर्षा अगर हो रहा है तब दोस्तों अर्ध सदाबहार के अंतर्गत आ जाएगा। कोई दिक्कत? और उससे कम है तो आर्द्र पर्णपाती में आ जाएगा। उससे भी कम है तो दोस्तों कहां आ जाएगा? आर्द्र पर्णपाती के पीछे आएंगे तो शुष्क पर्णपाती आ जाएगा। उससे भी कम है तब तो कटीले वन में आ गया। एकदम सीक्वेंस बन गया। तो पहले कटीला, फिर शुष्क, फिर आर्द्र, फिर अर्ध सदाबहार, फिर सदाबहार। समझ में आ रहा है? ये वनों का ऐसे क्रम है, इसको आप याद रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि कौन से वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। अभी मैंने बताया ना, सदाबहार मतलब क्या दोस्तों? सदाबहार मतलब एक लाइन में आप याद रखिए कि ऐसे वन जहां पर वर्षा 250 प्लस सेंटीमीटर हो। और आर्द्र पर्णपाती का मतलब क्या है दोस्तों? ऐसे वन जहां वर्षा लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर होती, ठीक है। और इन दोनों के बीच में दोस्तों कौन मिश्रित रूप में क्या पाया जाता है? तो मिश्रित रूप में पाया जाता है अर्ध सदाबहार वन। क्या मिलता है दोस्तों? अर्ध सदाबहार वन मिलता है। ये आप याद रखेंगे। आगे मजा आ गया ना? ऐसे ही दोस्तों आपको स्टडी करना है, समझना है, ठीक है। आगे बढ़िए। करा अर्ध सदाबहार वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष क्या है? ठीक है। अभी तो इसके पहले हमने सदाबहार में बात किया कि सदाबहार में रोजवुड मिल जाएगा, चंदन मिल जाएगा, महोगनी मिल जाएगा, नारियल मिल जाएगा, बांस मिल जाएगा, ताड़ मिल जाएगा, ये सब दोस्तों मिलता है, ठीक है। नारियल हो जाएगा, ठीक है। ये सब दोस्तों सदाबहार वाले में, ठीक है। लिख दूं क्या एक बार फिर से? चलिए फिर से नोट कर लीजिए, कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूं। सदाबहार में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? सदाबहार में हमने पढ़ा था रोजवुड। क्या पढ़ा था? रोजवुड पढ़ा था। सदाबहार में हमने महोगनी पढ़ा था। सदाबहार में हमने आबनूस पढ़ा था, आबनूस पढ़ा था। सदाबहार में हमने नारियल पढ़ा था। सदाबहार में हमने बांस पढ़ा था, ठीक है। ये सब दोस्तों सदाबहार में थे। अभी हमसे अर्ध सदाबहार में पाए जाने वाले वृक्षों की बात कर रहा है कि जो अर्ध सदाबहार यानी जो इन दोनों के बीच वाले बेल्ट में आता है वहां क्या क्या पाए जाते हैं। तो यहां भी दोस्तों याद रखेगा, यहां सागौन पाया जाता है, यहां चंदन। सर चंदन तो हर जगह मिल रहा है। चंदन हमको सदाबहार में मिला, चंदन हमको अर्ध सदाबहार में मिला, चंदन हमको आर्द्र पर्णपाती। शुष्क वाले मत डाल देना, निवेदन हाथ जोड़कर, ठीक। चंदन के लिए बारिश बहुत जरूरी है,
है, शुष्क में नहीं, ये तीनों जगह मिल जाते हैं दोस्तों। कम ज्यादा ज्यादा मतलब कम अच्छा क्वालिटी का चंदन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फिर पुष्पा में चले जाइए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों लाल चंदन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, चंदन हो गया, शीशम हर्रा हो गया, ठीक है, शीशम भी यहां मिल जाता है, ठीक है, शीशम भी मिल जाता है यहाँ पे, हर्रा भी मिल। अब आप कहेंगे सर शीशम हर्रा तो हमने वहां भी पढ़ा था, आर्द्र पर्णपाती में पढ़ा था। हाँ, आर्द्र पर्णपाती क्योंकि इसी से लगा हुआ है ना, तो उसी टाइप के वृक्ष दोस्तों यहां भी मिल जाते हैं, ठीक है। खैर ये सब याद रखें, ठीक है। तो ये हो जाता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो अर्ध सदाबहार है ना, ये सबसे ज्यादा व्यावसायिक जो वन पाए जाते हैं वो यही मिलता है। तो एक पॉइंट आप यहां पे लिखेगा, सर्वाधिक व्यावसायिक व्यावसायिक वन, ठीक है। व्यावसायिक वन दोस्तों किसे कहते हैं, तो अर्ध सदाबहार को ही कहते हैं, ठीक है। जितना कॉमर्शियल यूज के लिए जो लकड़ी वगैरह चाहिए होता है, इसी वन से दोस्तों में प्राप्त होती हैं। इसे आप याद रखेंगे, यही इसके कहने का मतलब भी है, ठीक है। आगे बढ़िए, करा भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्ण कटिबंधी से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अल्पाइन माने जानते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। उष्ण कटिबंधी तो आपने नीचे देखा, अल्पाइन जो सबसे ऊपर होता है, एकदम टॉप पे, एकदम ऊपर, एकदम टॉप पे। अभी आपको सिस्टम बताऊंगा। अभी आपने ऐसे पढ़ा ना कि कांटेदार, एकदम वर्षा वाला वहां नहीं है, ठीक है। तो वहां कांटेदार वन, उसके बाद आप आगे बढ़े, ऐसे बढ़े, कांटेदार वन, फिर ऐसे हुआ शुष्क वन, फिर आर्द्र पर्णपाती वन, फिर अर्ध सदाबहार वन, फिर सदाबहार वन, ठीक है। ऐसे आपने पढ़ा। अब दोस्तों आप ऊंचाई में पढ़िएगा, ठीक है। अब ऊंचाई में आपको पढ़ना है, तो मैं आपको नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी बातें बताता हूं। यहां फिलहाल वो भौतिक प्रदेश कौन सा दोस्तों, जहां पर सब कुछ पाया जाता है, तो याद रखिएगा वो भौतिक प्रदेश है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। क्या है दोस्तों, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। यहां दोस्तों भाई पर्वत पे जाएंगे, जब ऊंचाई की बात करना है तो धरती पे थोड़े ऊंचाई मिलेगी, ठीक, मतलब प्लेन जो समतल है वहां थोड़े ऊंचाई मिलेगी। जब ऊपर जाएंगे पहाड़ों पर, तो वहां अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाएंगी। तो जब आप चढ़ना शुरू करेंगे, सबसे पहले किस टाइप की, फिर उसके ऊपर किस टाइप की, फिर उसके ऊपर की, ऐसे करके आप सिस्टम से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसी की हम बात कर रहे हैं। अब एक एक सवाल आप यहां से देखिए, करा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। आर्द्र पर्णपाती वन ये कितने मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। वैसे तो आपने आर्द्र पर्णपाती वन में पढ़ा कि दोस्तों आर्द्र पर्णपाती वन हमेशा कहां मिलते हैं, जहां वर्षा कितनी होती दोस्तों, लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर की जो वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पर ये आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। लेकिन अभी आपसे पूछ रहा है कि कितना मीटर की ऊंचाई पर आपको भेजा जाए, ठीक है। तो याद रखेगा लगभग 900 मीटर, कितना दोस्तों, लगभग 900 मीटर की ऊंचाई तक दोस्तों क्या पाया जाता है, 900 मीटर। मीटर माने जानते हैं ना, 1 मीटर में लगभग 3 फीट होता है, या मैं कह दूं कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर हो जाता है। तो जमीन से 1 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे आप, तो वहां उस ऊंचाई तक दोस्तों आपको ये आर्द्र पर्णपाती वन मिल जाएगा। लेकिन इसके ऊपर आंकड़ा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। हर आंकड़े को लगभग अपने से दोगुना करते हुए चलना है, ये एक टेक्निक आप याद रखिए। करा कितने मीटर की ऊंचाई तक उपोष्ण वनस्पति पाई जाती। उपोष्ण मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे शब्द है उपधन उष्ण, ठीक है। उपधन उष्ण को मिला के उपोष्ण बन गया। तो करा कितने मीटर की ऊंचाई तक उपोष्ण वाला पाया जाता दोस्तों, तो यह 9 दूना के 18 कर देंगे, यानी 900 मीटर से लेकर के लगभग 1830 मीटर की ऊंचाई तक। कितना तक दोस्तों, 900 से लेकर 1830 मीटर की ऊंचाई तक यह उपोष्ण वनस्पति पाई जाती है। हर आंकड़ा अपने आप को थोड़ा सा दोगुना करेगा, जहां कम होगा वहां मैं आपको आगे भी बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल, करा 1830 मीटर से लेकर के 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 के डिजिट पे ही आप बढ़ना है अभी आपको, ठीक है। तो यहां पर 9 त्रिक क्या हो जाएगा, 27, इसके बाद 9 चौका 36, 9 के डिजिट पे चलिए। करा 1830 मीटर से लेकर के 2740 मीटर की ऊंचाई तक कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो याद रखेगा यहां मिलती है शीतोष्ण वनस्पति। क्या मिलती है, शीतोष्ण वनस्पति। एक काम करता हूं, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं। हमने सबसे पहले पढ़ा दोस्तों आर्द्र पर्णपाती। क्या पढ़ा दोस्तों, आर्द्र पर्णपाती पढ़ा, जो हमने पढ़ा दोस्तों 900 मीटर की ऊंचाई तक ये था, ठीक है। आगे बात समझ में। जो हमने दूसरे नंबर पे पढ़ा दोस्तों, वो हमने पढ़ा उपोष्ण। क्या पढ़ा, उपोष्ण। और उपोष्ण पढ़ा 900 से 1830
30 मीटर की ऊंचाई तक पढ़ा, ठीक है। और जो हमने तीसरे नंबर पे पढ़ा वो क्या पढ़ा दोस्तों, हमने पढ़ा शीतोष्ण। ये कहां से था दोस्तों, तो ये 1830 से लेके क्या हो जाएगा 2740 मीटर की ऊंचाई तक दोस्तों ये शीतोष्ण प्रकार की वनस्पति मिली। तो सिस्टम क्या याद करना है, पहले नीचे एकदम नीचे था आर्द्र पर्णपाती, थोड़ा ऊपर तक गए, उसके ऊपर गए तो उपोष्ण प्रकार की वनस्पति मिली, उसके ऊपर गए तो शीतोष्ण मिली। सर खत्म हो गया क्या, इतना जल्दी कहां खत्म होगा, अभी आपको बहुत ऊंचाई पे चढ़ना है। लेकिन अरे यार एक बात बताओ, माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है, सर वो तो 8848 मीटर, अब तो आधा भी नहीं पहुंचे यार, 27 पे जाकर रुकना है क्या, अरे कम से कम 4500 5000 तो क्रॉस करो यार, वहां तक तो पढ़ ही लो, ठीक है। मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको, घबराइए मत, ठीक है। आगे बढ़िए, कर ओक का वृक्ष हो गया, बर्च हो गया, मेपल हो गया, मैग्नेलिया हो गया, एल्डर, लॉरेल। सर ये तो हमने आज तक इस वृक्ष का नाम ही नहीं सुना, इसलिए नहीं सुना, आप कभी इस क्षेत्र में गए नहीं ना, आप कभी इतने पहाड़ों की ऊंचाई पर गए नहीं, गए तो घूमने के लिए गए, जो घूमने वाली जगह थी घूम के चले आए। आपने वनस्पतियों पे फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया कि भाई हमारे यहां तो आम, महुआ, शीशम, पीपल, बरगद यही सब मिलते हैं, यहां पे क्या है, इन वृक्षों को क्या कहते हैं, आपने कभी जानने का प्रयास नहीं किया, इसी कारण आपको ये सब नया लग रहा है। तो ओक, बर्च, मेपल, मैग्लिया, एल्डर, लॉरेल ये जैसी चौड़ी पत्तियों के जो वन है दोस्तों, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये शीतोष्ण वाले के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये सभी शीतोष्ण वनस्पतियां हैं, ठीक है। क्या दोस्तों, ये शीतोष्ण वनस्पतियां हैं, और आपने पढ़ा है कि शीतोष्ण वनस्पति जो है वो 1830 मीटर से लेकर 2740 मीटर की ऊंचाई तक ये इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़िए, करा 2740 से लेकर अगर 3600 तक चले जाएं, ठीक है, तो 9 चौका 3600। अच्छा आप 2700 भी याद रख सकते हैं, 40 नहीं याद हो रहा भूल जाओ, 900, 1800, 2700, 3600, 9 बचे 45, 9 छक्का 54, ऐसे तो याद कर ऐसे याद कर लो, ठीक है। करा 2700 से लेकर 3600 मीटर की ऊंचाई तक यहां पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है दोस्तों, तो देखिए है तो शीतोष्ण नहीं, लेकिन अब और ठंडा, जितना ऊपर जाएंगे धीरे धीरे ठंडी बढ़ती जाएगी। तो यहां पर याद रखिएगा एक शब्द आप जोड़ दीजिएगा शीत, और इसका नाम दे दीजिएगा शीत शीतोष्ण वनस्पति। क्या हो जाएगा दोस्तों, शीत शीतोष्ण वनस्पति दोस्तों पाई जाती है जब 2700 से लेकर 3600 मीटर की ऊंचाई तक जाते हैं, तब दोस्तों इस प्रकार की वनस्पति मिलती है। और यही उदाहरण है दोस्तों किसका, यही उदाहरण है शंक्वाकार वनस्पतियां या शंक्वाकार जो वृक्ष हैं दोस्तों, वो कहां मिलते हैं, तो दोस्तों शीत शीतोष्ण वाले बेल्ट में ही ये शंक्वाकार वृक्ष मिलने शुरू हो जाते हैं, जिनमें आप किसका नाम पढ़ते हैं, जिनमें आप चीड़ का नाम पढ़ते हैं, जिनमें आप देवदार का नाम पढ़ते हैं, जिनमें आप स्प्रूस का नाम पढ़ते हैं, स्प्रूस, ठीक है, स्प्रूस का नाम पढ़ते हैं। तो ये दोस्तों शंक्वाधारी वृक्षों के उदाहरण है, और ये शंक्वाधारी वृक्ष कहां मिलते हैं, शीत शीतोष्ण में मिलते हैं। सर हमने बहुत बार ज्योग्राफी पढ़ा, लेकिन ये टॉपिक ना आज तक हम समझ नहीं पाए थे, आज क्वेश्चन आंसर के रूप में मैं पढ़ा रहा हूं, तब आप समझ गए। सोचो जो इंसान निःशुल्क इतना अच्छा पढ़ा सकता है, जो मैंने पेड कोर्स बनाया अपना, उसमें मैं कितने अच्छे से क्लास देता हूंगा, कितना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता हूंगा, ठीक है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप मुझे मौका दीजिए, और जो हमारे पेड कोर्स हैं आप एक बार ज्वाइन कीजिए, खास करके जो फाउंडेशन कोर्स है, जो इंडिविजुअल बैच है, आप वो ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। बहुत लिमिटेड कोर्स दोस्तों अपने नए पैनल से मैं स्टार्ट किया हूं, आप आ जाइए, बस पढ़ के देखिए, आपको खुद ही लगेगा कि नहीं यार कितनी क्वालिटी है। आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता ना, आप पढ़ेंगे तो फील होगा अपने आप। और देखिए करा चीड़ हो गया, स्प्रूस हो गया, देवदार हो गया, ये नुकीली पत्तियों वाले जो वृक्ष होते हैं दोस्तों, ये किस पेटी में पाए जाते हैं, तो बताया तो ये शीत शीतोष्ण में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, ये नुकीली पत्ती वाले जो वृक्ष हैं ये कहां पाए जाते हैं, ये शीत शीतोष्ण पेटी में पाए जाते हैं। और शीत शीतोष्ण पेटी का विस्तार कितना दोस्तों, तो 2700 मीटर से लेकर के 3600, 9 त्रिक 27, 9 चौका 3600 मीटर तक दोस्तों ऊंचाई तक, इतनी ऊंचाई तक दोस्तों इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। करा कि कौन सी वनस्पति 3600 मीटर से, तो 9 चौका 36 और 45 से 48 याद रखेगा, ठीक है। 9 बचे 45 होता है, लेकिन आप 48 तक याद रखेगा, 45 भी बोल देंगे तो बुरा नहीं है, ठीक है। 4500 से अधिक बोल दीजिएगा, ठीक है, तक मत बोलिएगा, अधिक बोलिएगा। तो कौन सी वनस्पति 3600 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक या 4800 मीटर के आसपास तक दोस्तों पाई जाती है, तो दोस्तों ये अल्पाइन वनस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्पाइन। इसे क्या बोलते हैं,
हैं, इसे कहते हैं अल्पाइन वनस्पति। क्या कहते हैं? अल्पाइन। एकदम टॉप पे, वो देवदार उदार से हटके दोस्तों यहां मिलेगा। अब अगला सवाल आपके मन में, सर ये जो अल्पाइन वनस्पति आपने बताया, सर ये अल्पाइन वनस्पति में किस टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं? यानी जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं दोस्तों, ये अल्पाइन होते हैं। तो यहां पर दोस्तों कौन सा पाया जाता है? आपने सिल्वर फर का नाम सुना होगा, ठीक है, सिल्वर फर। कल मैंने बताया था, इसी को कहते हैं श्वेत सनोवर। क्या कहते हैं? श्वेत सनोवर, ठीक है। और क्या हो गया दोस्तों? एक तो सिल्वर फर हो गया, और एक और अच्छा नाम यार, देखो उसका भी नाम फर है, भूल गया मैं, कभी से मैं इसको याद कर रहा था, मतलब जब मैं पढ़ाना था हमको तभी मैंने पढ़ा उसका नाम। एक बार आप कमेंट करके बताना कुछ अच्छा सा नाम, स्किप कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक तो सिल्वर फर याद रखेगा, कल भी मैंने दिया था, स्टार लगाया था कि भाई सिल्वर फर को क्या श्वेत सनोवर ही कहा जाता है कि नहीं, तो आप याद रखेंगे यही श्वेत सनोवर है, इसको ध्यान रखिएगा। जूनिफर, हाँ याद आ गया, जूनिफर, ठीक है, जूनिफर याद रखेंगे दोस्तों। तो सिल्वर फर हो गया, जूनिफर हो गया, ये अल्पाइन वनस्पतियां हैं जो 4800 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाए। मैंने कहा था ना कि कम से कम आधा चलो, 8848 मीटर का आधा चलो, तब दोस्तों आप ये कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां थी। आप इतना आराम से पढ़ लिया, आप कहते थे हमें याद ही नहीं होता है। याद हुआ कि नहीं? देखिए सब कुछ पढ़ाने वाले के ऊपर है, सिखाने वाला चाहेगा ना तो आपको सब कुछ सिखा देगा। आज मैं ज्योग्राफी में आपको सिखा पा रहा हूं ना, तो पॉलिटी का वीडियो भी जाके देखो, वहां भी देखो कि मैं आपको सिखा पाया कि नहीं। आप मॉडर्न हिस्ट्री देखो, आप मिडावल हिस्ट्री देखो, आप एंशिएंट हिस्ट्री देखो, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी देखो, देखो मैं सिखा पाया कि नहीं आपको, ठीक है। मेहनत आपको करना है, मैं तो एक माध्यम हूं, मैं एक रास्ता हूं, ठीक है। मेहनत आपको करना है, पढ़ना आपको है। मैं अच्छी क्लास बना सकता हूं, लेकिन पढ़ना ना पढ़ना ये आपके ऊपर है। और सच बताओ ना तो पढ़ने वाले अब कम बच्चे रह गए, वरना इतनी अच्छी क्लास अगर किसी बच्चे को मिलती ना, बच्चा एकदम पढ़ के राजा हो जाता यार। कि इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? आप मुझे कमेंट करो, बताओ कि इससे बेहतर क्लास आपको कैसे मैं दे पाऊंगा, ठीक है। कम समय में इससे बेहतर कैसे मिल पाएगा, आप मुझे बता के दिखाना। कई बार बच्चा कहता सर मैप से पढ़ा दो, नहीं, मैं कहता हूं मैप से पढ़ के क्या करोगे अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हमारी परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, सवाल आता कैसा, अगर आपको यही नहीं पता रहेगा तो आप 100 बार मैप से पढ़ लो, कोई फर्क नहीं। हमारे यहां तो जब आप पढ़ते हैं तो आपको मैं क्वेश्चन आंसर के रूप में पढ़ाता हूं, और वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आता है तो दिमाग को सिर्फ उत्तर चाहिए, उत्तर उत्तर उत्तर, आंसर उसको चाहिए, तो आप और आसानी से कर पाएंगे। मेरे कहने पे दोस्तों आप एक बैच ज्वाइन कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री का बैच यहां पे होगा, यहां पे बीच में मॉडर्न हिस्ट्री का, ये हमारा सुपर सेलिंग बैच है। मैं पूरा दिल लगा के पढ़ा रहा हूं और इतना शोध करके पढ़ा रहा हूं कि आनंद आ जाए आपको पढ़कर। आप एक बार पढ़ के तो देखिए, आप कहेंगे कि वाकई किसी इंसान ने बैच बनाया, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ये समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। आप ये वेबसाइट ओपन कर लीजिए study91.co.in, और इसके लिए हमारा पुराना वाला जो ऐप है study91 ऐप, ठीक है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको पीडीएफ का एक सेक्शन मिल जाएगा, वहां सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ में जाइए और पूरा पीडीएफ दोस्तों आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? यहां पे स्क्रीनशॉट मत लीजिए, काहे परेशान है, आप यहां पूरा सीखने में फोकस कीजिए, ठीक है। और पीडीएफ वहां से ले लीजिए, आप आराम से अपना नोट्स बनाइए, जो करना हो कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।